हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डीसी जनरेटर के बारे में बताऊंगा। डीसी जनरेटर जो होता है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें। सारे जनरेटर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यहीं से आएंगे और यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखते हैं क्या है डीसी जनरेटर। जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है। यदि जनित्र डीसी पैदा करती है तो डीसी जनित्र कहते हैं। डीसी जनरेटर का मतलब डायरेक्ट करंट पैदा करेगी तो उसको डीसी जनरेटर कहते हैं। अगर यदि एसी पैदा करे, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करती है, तो अल्टरनेटर कहलाती है। छोटे आकार के डीसी जनित को डायनेमो कहते हैं और बड़े आकार का है तो उसको जनरेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर या डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका मतलब यह है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहाँ से परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर किस नियम पर आधारित है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है ये सिद्धांत, आइए देखते हैं। यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है। जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह गतिज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स क्या है। देखो दोस्तों, अगर अपने दाएं हाथ को इस तरीके से फैलाएं कि अंगूठे और उंगलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो यही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, ये अंगूठा जो है ये चालक की गति को दर्शाता है, इन मोशन ऑफ द कंडक्टर दिखा है, और इसके नीचे जो समकोण उंगली बना रही है यह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दर्शाता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और जो इसके नीचे जो उंगली है ये भी समकोण ही बनाती है। यह चालक में प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा को इंगित करती है। ठीक है, देखेंगे आगे। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो दूसरी बीच की उंगली उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा डीसी जनित्र के मुख्य भाग क्या होंगे। देखो डीसी जनित्र के मुख्य भाग क्या होगा, पहला तो होगा बॉडी, यानी कि कोई भी जनरेटर है या कोई भी मशीन है तो उसके ऊपर बाहर एक बॉडी होती है जिसमें वो फिट होती है, तो इसके बाह्य भाग को बॉडी यॉक या यॉक कहा जाता है। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करती है। देखो चित्र में आप देख रहे होंगे इस तरीके से मशीन वो होती है। ठीक है, देखो दोस्तों, आप डीसी मशीन का जो भाग है वो देख सकते हैं। इसमें जो डीसी मशीन है इसमें बीच में साफट लगी होती है। ठीक है, देखो ये जो दर्शाया गया है ये क्या है, ये साफट इसमें लगी हुई है। ठीक है, इसमें फील्ड कोयल होती हैं, इसमें थोड़े थोड़े से जो है फील्ड कोयल ये छोटी छोटी बनी हुई हैं, चारों तरफ लगी होंगी, दो दो फील्ड कोयल हैं। ये क्या कहलाती हैं, फील्ड
कोयल कहलाती हैं। ठीक है, साफट के ऊपर क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर लगाता है। साफ्ट के ऊपर क्या लगता है, कम्यूटेटर लगाता है। देखो अगर साफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर लगा रहा है तो वो डीसी धारा जो निकालेगी वो डीसी होगी। ठीक है, अगर कम्यूटेटर नहीं है तो वो एसी निकालेगी। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करते रहिए। और इसके बाद ये जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है यह है बॉडी, यानी बॉडी कहलाती है, जो कास्ट आयरन की बनी होती है, मैंने आपको बताई है। ठीक है, सबसे नीचे होता है साफट, उसके ऊपर होता है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है आर्मेचर। तो इस कम्यूटेटर के ऊपर क्या फिट होता है, आर्मेचर फिट होता है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे सबसे नीचे लगता है साफिट, उसके ऊपर लगता है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के ऊपर लगाया जाता है आर्मेचर को लगाया जाता है। देखो इसमें आई बॉल लगी हुई है, ये जो आप देख रहे होंगे ये आई बॉल है। आई बॉल कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पकड़ने के लिए, मशीन को पकड़ने का एक कुंदा सा बना दिया जाता है, वो होता है। ठीक है, तो आपको इस चित्र को देखकर पूरा समझ में आ। फिर होता है फील्ड कॉयल। ठीक है, उसमें जो मैंने अभी दिखाया था उसमें दिखाया जा रहा था कि फील्ड कॉयल भी लगी होती है। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा सामान्यतः अधिकतम 8 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट से पहले देखेंगे, ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनालिड स्टील से बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है आर्मेचर। देखो उसमें मैंने बताया साफट के ऊपर लगाता है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या क्या काम होता है, यह एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को इंग्लिश में लेमिनेटेड कहते हैं, को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से उनमें हिस्टेरिसिस क्षति तथा एडी धारा क्षति कम होती है। नेक्स्ट होता है आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना होता है। ठीक है, इसके बाद सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का 1 ओम होता है। ठीक, आर्मेचर प्रतिरोध का 1 ओम होता है। आर्मेचर का देखो आपको मैं चित्र भी दिखा दूंगा। ये चित्र जो है आर्मेचर का है। आर्मेचर ऐसा होता है जो साफट के ऊपर कम्यूटेटर और कम्यूटेटर के ऊपर ये आर्मेचर लगाया जाता है। ये इसको साफ्ट के ऊपर भी स्थापित कर लिया जाता है, या कम्यूटेटर के ऊपर नहीं हो। देखो मैंने अभी आपको बताया है कि डीसी जनरेटर में क्या होता है कि अगर डीसी जनरेटर है या डीसी धारा निकाल रहा है तो उसमें कम्यूटेटर लगा होगा। अगर नहीं है, डीसी कम्यूटेटर नहीं लगा है, तो वो क्या निकालेगा, वो एसी निकालेगा, करंट निकालेगा। तो इसमें है यह डीसी जनित के घूमने वाले शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसे अगर कम्यूटेटर नहीं लगाओगे तो शाफ्ट पे इसको स्थापित कर लेंगे। आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार के वाइंडिंग की जाती हैं, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है। ठीक है, अगर हम लैप वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर, देखो लैप वाइंडिंग में तो P बराबर A होता, ठीक है, लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में होता है P बराबर 2 होते हैं। ठीक, देखो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को भी दर्शाया गया है। देखो लैप वाइंडिंग वोल्टेज, वेव वाइंडिंग करंट। ठीक है, लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है और वेव वाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है। इसमें एक दूसरे के समांतर बहुत सा परिपथ होने के से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक होता है। जहाँ देखो अब वेव वाइंडिंग बात करेंगे, जहाँ अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ वेव वाइंडिंग का प्रयोग होता है। देखो ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल बराबर होता है ब्रशों की संख्या बटे पथों की संख्या। विद्युत ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल बराबर ब्रशों की संख्या बटे परिपथों की संख्या होता है। याद रख लेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है।
अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा। ठीक है, अगर आर्मेचर को किससे जोड़ दिया जाए, अल्टरनेटर से जोड़ दिया जाए तो क्या है, ये स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए। स्लिप रिंग क्या होती हैं, ये स्लिप रिंग छल्ले होते हैं। स्लिप रिंग यानी कि छल्ले होते हैं जो पीतल के बने हुए छल्ले होते हैं, उनसे जोड़ दिया जाता है, उसको स्लिप रिंग कहते हैं। ठीक है, वो अल्टरनेटर करंट लेगा। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ा जाए तो यह डीसी करंट देगा। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कम्यूटेटर जोड़ दिया जाए तो कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाए तो डीसी करंट देगा। अगर कम्यूटेटर नहीं है तो स्लिप रिंग लगा दी गई है तो अल्टरनेटर करंट देगा। मशीन के ध्रुवों की समान संख्या के लिए लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिक होगा। इसके बाद में आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कम्यूटेटर देखो, देखने में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका इंसुलेशन लगाया होता है। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। यह हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बैकलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच में अभ्रक भरा होता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में प्रदान करना है। इससे खंडित विलय यानी स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश और इंटरपोल के साथ साथ कम्यूटेटिंग वाइंडिंग इंटरपोल के साथ साथ कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग भी किया जाता है। कंपेसेटिंग वाइंडिंग का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं ब्रश। देखो उसमें छोटे छोटे ब्रश भी लगाए जाते हैं। देखो ब्रश का चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये रहा, ये इस तरीके के ब्रश इसमें लगाए जाते हैं। देखो ये आर्मेचर है जो आप दो लोग देख रहे हैं, आर्मेचर या रोटर। रोटर का मतलब किसे कहते हैं, रोटर मतलब जो घूमता है उसको रोटर कहते हैं। तो ये वैसे इसका नाम क्या है, आर्मेचर है। ये आर्मेचर लगा है, ये आर्मेचर पे क्या लगा हुआ, कम्यूटेटर इस पर फिट किया गया है, ये कम्यूटेटर है। इसके साथ ही यहाँ पर कार्बन के बुश, ये जो है क्या है, ये बुश हैं, ये बुश लगाए जाते हैं। इस बुशों का यहाँ पर यूज होता है। यह कार्बन का बना होता है। बड़ी क्षमता के जनित्र में ब्रश तांबा और कार्बन के मिश्रण का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश नरम और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं तथा उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष पर होना चाहिए। कार्बन ब्रशों का धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर रखा जाता है। यदि लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट होगा बुश और कम्यूटेटर की सहायता से एक दिशीय आघूर्ण प्राप्त किया जाता है। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होता है, इससे जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। किससे करते हैं, E बराबर फाई Zn अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए द्वारा। ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर परीक्षा में आता है। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में भी पूछा जाएगा। यूपी आरवीएनएल TG2 में कई बार पूछा गया सवाल है। यूपीपीसीएल TG2 में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। DMRC में भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को रट लेंगे। E बराबर फाई Zn अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए होता है। E क्या होता है, जनित्र द्वारा पैदा विद्युत वाहक बल वोल्टेज में। फाई क्या होता है, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। Z क्या होता है, आर्मेचर चालकों की संख्या होती है।
एन आर्मेचर की घूर्णन गति आरपीएम में होती है। आरपीएम क्या होता है? रोटर पर मिनट होता है। पी क्या होता है? पी है पोल्स की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ए। ए आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। डीसी जनरेटर की का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। क्या वर्गीकरण हम देख लेते हैं, क्या क्या है? उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक पृथक उत्तेजक जनित्र, बी स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पृथक उत्तेजित जनित्र, ठीक है, इसको देखते हैं। इस प्रकार के जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स विद्युत चुंबक को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें उत्तेजक वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है। पृथक उत्तेजित जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकती है। जहां हम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता हो, वहां इस प्रकार का जनित्र प्रयोग होता है। विद्युत लेपन, विद्युत शुद्धिकरण इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्व उत्तेजित जनित्र। इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाह्य वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखो इस तरीके का होता है वो जनित्र। यह भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। स्थायी चुंबकीय जनित्र यानी परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें स्थायी चुंबकीय जनित्र में जो स्थायी चुंबक यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये युक्ति डायनामो आदि छोटे जनित्रों में होती है। अब आता है बी विद्युत चुंबकीय जनित्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र वाइंडिंग की संयोजन विधि के आधार पर ये जनित्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी कुंडलित जनित्र, बी संट कुंडलित जनित्र और थर्ड होगा कंपाउंड कुंडलित जनित्र होता है। ठीक है, पहला होगा श्रेणी कुंडलित जनित्र यानी सीरीज वाउंड जनरेटर। सीरीज वाउंड जनरेटर, इस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, इस जनित्र को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ऐसी अवस्था में खुला परिपथ हो जाने के कारण प्राप्त विद्युत वाहक बल या धारा का मान शून्य हो जाता है। इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। इस जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। इस जनित्र में लोड परिवर्तित से टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित होता है। सीरीज जनित्र होने के कारण हर जगह विद्युत धारा का मान समान होता है। ठीक है दोस्तों, यह है सीरीज वाउंड जनरेटर। इसका उपयोग डीसी प्रेषण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनित्र के रूप में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, देखो बूस्टर जनित्र के यूज किसको किया जाता है? तो सीरीज वाउंड जनरेटर का प्रयोग बूस्टर जनित्र के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है संट जनित्र यानी संट जनरेटर। संट जनरेटर में इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित होती है। इस जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा और फील्ड वाइंडिंग को नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाता है और प्राप्त विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। संट जनित्र में आर्मेचर
को आई ए यानी आर्मेचर बराबर आई एल प्लस आई एस एच होता है। आई एल का अर्थ होता है लोड करंट और आई एस एच का अर्थ है शंट फील्ड करंट, इसका मतलब होता है। इसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वाइंडिंग, एक्साइड, लिफ्टिंग लोड, स्थिर वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो, यदि डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। नेक्स्ट होगा कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड जनरेटर। जब डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह कंपाउंड जनित्र कहलाता है। इसका आउटपुट विद्युत वाहक बल फुल लोड या नॉन लोड दोनों स्थिति में स्थिर रहता है। इसके आर्मेचर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट की तथा शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट की होती है। ठीक है, देखो इसके प्रकार कितने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और सेकंड होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। देखो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र जनरेटर जो है, इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्यरत होते हैं। इनका उपयोग आर्क वेल्डिंग में तथा चाप वेल्डिंग में भी होता है। इसमें लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। नेक्स्ट होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। देखो इसमें हो, इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट, रेलवे, इनका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रीट लाइटों में होता है, रेलवे, लेथ मशीन, इलेक्ट्रो प्लेटिंग इत्यादि में किया जाता है। दूर के भार की आपूर्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे जो डीसी जनरेटर है उसको कंप्लीट करा दूँगा। थैंक यू सो मच।